नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं अंबिका सिंह सिल्वा ओशन इंस्टीट्यूट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के संधि नामक प्रकरण के विषय में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है संधि, वैसे तो हम इसे 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हम इसकी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से नहीं समझ सके। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो संधि से संबंधित शब्दावली है, जैसे कि वर्ण क्या है, पद क्या है, वर्ण का आगम, वर्ण का लोप, विकार, परिवर्तन, इन सब का अर्थ की दृष्टि से पूर्ण रूप से बोध ना होने के कारण। इसके अलावा संस्कृत का साहित्यिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, और इसे हमारी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु के रूप में क्यों जोड़ा गया है। तो आज हम संधि जो टॉपिक है, प्रकरण हमारा, इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो संधि शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो संधि शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर के बना है, संधि की परिभाषा, संधि सूत्र, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। तो आइए हम संधि को पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि प्रकरणम। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो संधि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो संस्कृत व्याकरण में हमारे एक आचार्य हुए पाणिनि के द्वारा सर्वप्रथम एक व्याकरण में ग्रंथ लिखा गया, एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अष्टाध्यायी। यह जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट प्लस अध्यायी, यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 8 अध्याय थे। 8 अध्याय मतलब 8 टॉपिक्स थे और उनमें अलग अलग विषयों से संबंधित उल्लेख था। जैसे कि जो पहला अध्याय है उसमें संज्ञा से संबंधित जानकारी थी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा क्या है, भी संज्ञा क्या है, प्रगृह्य संज्ञा क्या है, संयुक्त संज्ञा क्या है, संहिता संज्ञा क्या है, इत संज्ञा क्या है, लोप संज्ञा क्या है, इत्यादि का उल्लेख किया गया। द्वितीय जो अध्याय था वो समास से संबंधित था कि समास क्या है, कितने प्रकार का होता है। तृतीय अध्याय कृदंत प्रकरण था। चौथा अध्याय स्त्री प्रत्यय, 5वां अध्याय तद्धित प्रत्यय, 6वां अध्याय संधि, 7वां अध्याय स्वरादि से संबंधित उल्लेख और 8वां अध्याय क्रिया धातु आदि से संबंधित। इस प्रकार ये 8 अध्याय थे अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उचित प्रकार से। इसके अलावा जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय थे, 32 पाद थे, 3995 सूत्र और 14 माहिसा सूत्र। इन सबको मिलाकर के पाणिनि के द्वारा एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ तैयार किया गया। ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था ये संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ था। तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न बनता है कि हमारे संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला जो ग्रंथ था वो था अष्टाध्यायी और जो सबसे पहले व्याकरणाचार्य थे वो थे पाणिनि। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा गया उसमें जो 6ठा अध्याय था उन्होंने संधि नामक प्रकरण का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु के रूप में संधि जोड़ा गया है, तो वो क्यों जोड़ा गया है अब आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गई संधि से संबंधित उत्पत्ति की बात। अब संधि जो शब्द है वो किस प्रकार बना, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो संधि शब्द है वो सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बना है। धा धातु की प्रत्यय। देखिए, हमारे संस्कृत व्याकरण में एक नियम है कि जो शब्द की प्रत्यय शब्द होते हैं, यानी कि की प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द वो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये संधि शब्द है वो की प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है। तो ये कैसा शब्द हुआ, पुल्लिंग। अब परीक्षा में एक प्रश्न बनकर तैयार होता है कि जो संधि शब्द है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है। देखिए, संधि दिखता अवश्य ही स्त्रीलिंग है लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है लशक तद्धिते। अब ये लशक तद्धिते सूत्र क्या कहता है कि जब किसी शब्द में ला वर्ण, श वर्ण, क वर्ण या अतद्धित वर्ण आ जाए तो उनकी क्या
हो जाएगी इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब होता है लोप। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा का मतलब होता है लोप। तो अब यहाँ पे सम प्लस धा प्लस की में ला, शा, का या अतद्धित वर्ण दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है की यानी कि का। तो इसका हो जाएगा लोप। यहाँ क्या बचा शेष? ई। अब संस्कृत व्याकरण में एक और सूत्र होता है, वो होता है मोह अनुसार है। मोह अनुसार क्या कहता है कि माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुसार आदेश। तो ऐसे माँ का ये, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुसार। तो क्या बनेगा? ठीक। अब इसके आगे एक संस्कृत व्याकरण में सूत्र होता है, आतो लोप, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? आ। दीर्घ आ का क्या हो जाएगा? लोप। इस सूत्र से तो यहाँ पर दीर्घ आ का है, देखिए धा दिखाई दे रहा है ना, तो वो इस प्रकार है ध प्लस आ, ये है। ठीक है, तो इसका क्या करना है? लोप। तो लोप करने के बाद क्या बन के तैयार होगा? अब हम इसे मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा? या फिर इस प्रकार हमने जाना कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु के रूप में जोड़ा गया है, संधि शब्द किस प्रकार से बनकर के तैयार हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। तो देखिए आप पहले से पढ़ते हुए आए हो कि जो संधि शब्द है वो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों से परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो संधि की जो परिभाषा है वो संस्कृत में क्या है? वर्ण संधानम संधि। देखिए वर्ण क्या है? संस्कृत व्याकरण में दो शब्द होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वर्ण, एक होता है पद। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और पद का मतलब होता है शब्द। ठीक है, अब अक्षर कैसे? आ, ई, उ, का, खा, घा, रा। ठीक है, शब्द वो होते हैं दो या दो से अधिक वर्ण को जब मिलाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसमें अलग अलग है, ये अगर दो वर्ण को हम मिलाए के लिखें, जैसे घा और दूसरा क्या? रा, तो ये क्या बन गया? घर। तो ये हो गया शब्द। लेकिन इस शब्द में एक शर्त होती है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर तो लिखना है, वो शब्द तो कहलाएगा, लेकिन वो शब्द तब कहलाएगा जब इसका एक सार्थक अर्थ, इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। तो इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है कि नहीं? घर। घर वास्तव में होता है कि नहीं? हाँ, होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें रा, घ, क्या इसका कुछ मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है? क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। या फिर हम इसे यूं लिखें का, ख, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो ये भी शब्द की जो कसौटी है उस पर खरा नहीं उतरता। अब हम इसे लेंगे का और रा, का, रा, क्या इसका सेंस निकल रहा है? हाँ, करो, यानी करना एक क्रिया होती है ना, करो। तो इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल, तो ये शब्द की कसौटी पर खरा उतर रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये वर्ण हुए, पद हुए। तो ये संधि की परिभाषा क्या कह रही है कि वर्ण यानी कि अक्षरों के संधानम यानी कि मिलान। संधान का मतलब होता है मिलाना, उसको क्या कहते हैं? संधि। ये जो
संधि की परिभाषा हुई कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार यानी कि परिवर्तन, विकार किसे कहते हैं, परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके अलावा संधि में की जो परिभाषा है व्याकरण में अलग अलग रूप से आती है कि वर्णानाम मेलनम संधि, के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लोप, आगम, आदेश, वर्ण, विकार, यानी कि जब किसी वर्ण का लोप हो जाए या फिर आगम हो जाए या आदेश हो जाए या फिर वर्ण का विकार या परिवर्तन हो जाए उसे भी संधि कहते हैं। देखिए जो संधि होती है ना वो सिर्फ एक प्रकार से नहीं होती, अलग अलग प्रकारों से भी होती है। केवल वर्णों के मेल से नहीं, वर्ण का लोप भी होता है, जैसे दीर्घ संधि है, अयादि संधि है और यण संधि है। इसमें एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण भी आता है। अयादि संधि में भी ऐसा ही होता है, यण संधि में भी ऐसा होता है, कभी आगम होता है, कभी आदेश होता है, कभी वर्ण का विकार हो जाता है, तो वो संधि हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे संधि सूत्र पर, यानी कि परस्पर, सन्निकट से मतलब निकटता, संहिता यानी कि उसे संहिता कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर निकटता या समीपता को क्या कहते हैं, संहिता, उसे क्या कहते हैं, संहिता। इसका अर्थ है दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के मेल को संहिता कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संहिता कहां से आगे, हम तो संधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए समझिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है संहिता और एक होता है संहिता। ये जो संहिता होता है ना, ये संधि में होता है, इसका प्रयोग संधि के संदर्भ में होता है। और ये जो संहिता होता है ना, इसका प्रयोग प्रत्याहार के संदर्भ में होता है। संहिता है ना, ये क्या कह रही है, संहिता दो अत्यंत यानी कि दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों यानी कि अक्षर के मेल को संहिता कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से ये मान लो दो, एक शब्द है, ठीक है, और यहाँ एक शब्द है, ये जो पहला वाला शब्द है इसमें ये दो अक्षर है, इसमें भी दो अक्षर है, तो ये कह रहा है दो अत्यंत बहुत क्लोज, निकटवर्ती, बहुत पास होने चाहिए वर्ण यानी कि अक्षर, उसके मेल को संहिता कहते हैं। यानी कि एक तो ये जो अक्षर है और एक ये अक्षर है, कि ये जो पास पास में जो वर्ण है इनके मेल को संहिता कहते हैं। अगर मान लो ये अक्षर है और इसको इससे मिलाया जाए तो ये संहिता नहीं होगी। अगर ये अक्षर है इसको इससे मिलाया जाए तो ये भी संहिता नहीं होगी। संहिता केवल तभी होगी जब दो पास पास, एक ये हो और एक ये हो, इन दोनों के बीच में जब मेल हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, संहिता। और इस संहिता को ही क्या कहते हैं, संधि। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संहिता को ही संधि कहते हैं। ये जो क्रिया है, दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के मेल को संहिता कहते हैं, संहिता को ही संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में विद्या प्लस आलय, ठीक है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। संस्कृत व्याकरण में शब्द को के लिए पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जहां जहां आप पद शब्द को पढ़ेंगे संधि पढ़ते समय तो उसका मतलब होगा पद यानी कि शब्द और वर्ण यानी कि अक्षर। तो ये जो पहला पद है ये दूसरा पद है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, ये और ये, इन दोनों के बीच में जब कोई मेल होगा या कोई विकार होगा, कोई परिवर्तन होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके और इसके बीच में हो, नहीं, इसके और इसके बीच में हो, नहीं, केवल इन दोनों के बीच में होगा, उसी को क्या कहेंगे, संहिता। और संहिता का ही दूसरा नाम संधि होता है, ठीक है। और ये जो संहिता है ना, ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक से अधिक अक्षर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अक्षर हैं, उनको एक शब्द के रूप में बोला जाए तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। और इस क्रिया को संहिता जो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अण प्रत्याहार, अप्रत्याहार, दूसरा
सर्प प्लस धातु के साथ। तीसरा समास में। और चौथा वक्ता की इच्छानुसार। ये जो तीन जो कंडीशन होती है ना, यहाँ तो ये जो संहिता संज्ञा होती है नित्य होती है, लेकिन ये जो वक्ता की इच्छा अनुसार होती है ना, ये नित्य नहीं होती है। ठीक है, अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या है। पर उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा है कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, उसकी परिभाषा और उसका संहिता सूत्र, यदि हम इसे एक लाइन में व्यक्त करें, इसका एक निष्कर्ष रूप में हम इसे एक लाइन में कहें तो वो किस प्रकार कहेंगे। जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के आदि वर्ण के मध्य विकार या परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो हमारा निष्कर्ष निकल करके आया, अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझते हैं हम कि पूर्व पद कि जब पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला वाला पद यानी कि शब्द, अब इसे पहला वाला शब्द कौन सा है, ये। ठीक है, शब्द के अंतिम यानी कि आखिरी वर्ण यानी कि अक्षर। अब पहले वाले शब्द का क्या आखिरी अक्षर क्या हो गया, ये। ठीक है, कि अक्षर तथा उत्तर पद के आदि वर्ण, उत्तर यानी कि बाद वाला, आदि यानी कि पहला, वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, तो बाद वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है, ये, कि मध्य विकार या परिवर्तन होता है, कि मध्य विकार या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी तक ये पढ़ा संधि की परिभाषा सूत्र, उस सबका ये एक निष्कर्ष है कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के आदि वर्ण के मध्य जब विकार या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अब कैसे हुआ ये, इसका इसमें ये जो आ है इसका भी आ मिलाया, इस दोनों को मिला के दीर्घ हो गया और ये बचा आगे,
तो ये जो बनकर के तैयार हुआ शब्द ये क्या कहलाता है? संधि। संधि यानी कि संहिता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संधि शब्द का अर्थ। तो अब तक हमने इतनी सारा पढ़ा संधि के बारे में, तो अब तक आप जान गए होंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, संधान। या मिलान। देखिए संधान शब्द हमने यहाँ पढ़ा था ना, वर्ण संधानम संधि। ठीक है, तो संधि शब्द का क्या अर्थ हो गया? मेल, योग, जोड़, संधान या मिलान। अब आगे हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। देखिए संस्कृत व्याकरण में बहुत से व्याकरणाचार्य हुए, सभीयों ने संधि के संदर्भ में अपना अलग अलग मत रखा, जिनमें से एक थे भट्टोदी दीक्षित। भट्टोदी दीक्षित के अनुसार जो संधि उन्होंने बताई 5 प्रकार की बताई। कितनी? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार कौन कौन से थे? पहला था स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। अच इसलिए क्योंकि इसमें केवल स्वरों वर्णों के मध्य योग, विकार, परिवर्तन जो भी होता है स्वर वर्णों के मध्य होता है। ठीक है, दूसरा था व्यंजन संधि। इसे हल संधि भी कहते हैं। तीसरी थी विसर्ग संधि। चौथी थी प्रकृति भाव संधि। पांचवी थी स्वादि संधि। इस प्रकार भट्टोदी दीक्षित जो व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने संधि के संदर्भ में कहा कि संधि 5 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। ठीक है, अब आगे आए एक व्याकरणाचार्य, उनका नाम था भरतराज आचार्य। उन्होंने कहा कि नहीं, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भट्टोदी दीक्षित ने संधि के कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। भरतराज ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि संधि 5 प्रकार की होती है कि 3 प्रकार की होती है। परीक्षा के प्रश्न आएगा कि संधि कितने प्रकार की होती, कितने करके आएंगे। तो देखिए भरतराज आचार्य ने ये जो 3 प्रकार बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये भट्टोदी दीक्षित की संधि के प्रकार से मेल तो खाते, पर थोड़ी अलग प्रकार से। भट्टोदी दीक्षित ने तो संधि के जो प्रकार बताए वो विस्तृत रूप से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया उन्होंने, लेकिन भरतराज आचार्य ने कहा कि इतनी सारी कैटेगरी बांटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया भरतराज ने कि ये जो प्रकृति भाव संधि है, भट्टोदी दीक्षित ने प्रकृति भाव संधि को एक अलग प्रकार बताया, लेकिन भरतराज आचार्य ने इस प्रकृति
भाव संधि को स्वर संधि का ही एक प्रकार बता दिया कि इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे स्वर संधि में ही पढ़ो। ठीक है। उसके बाद आती है स्व आदि संधि। तो वरदराज आचार्य ने कहा कि स्व आदि संधि है ना, इसे भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे विसर्ग संधि में पढ़ो। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो भट्टोजी दीक्षित द्वारा और वरदराज आचार्य द्वारा जो संधि के प्रकार बताए हैं वो एक ही प्रकार है, यानी कि संधि अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो 3 ही प्रकार की होती है। तो वर्तमान समय में हम जो लौकिक संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं उसमें हम संधि के 3 प्रकार पढ़ते हैं, यानी कि वरदराज आचार्य द्वारा बताए गए 3 प्रकारों को पढ़ते हैं। उन्होंने प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में बताया है और स्व आदि संधि को विसर्ग संधि का ही एक प्रकार बताया है। तो आज हमने संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि शब्द की परिभाषा क्या है, संधि शब्द की सूत्र क्या है, इसके अलावा संधि शब्द का अर्थ क्या है, संधि के प्रकार को जाना कि भट्टोजी दीक्षित द्वारा कितने प्रकार की है, वरदराज द्वारा कितने प्रकार की है और वर्तमान लौकिक व्याकरण में हम संधि के कितने प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में हम संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे कि संधि स्वर संधि कितने प्रकार की है, इसका अर्थ क्या है, व्यंजन संधि कितने प्रकार की है, इसका अर्थ क्या है, विसर्ग संधि कितने प्रकार की है।